नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक अच्छे खासे माहौल में नफरत और अफवाह का घालमेल कैसे जहर भर सकता है, कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है, इसका ताजा उदाहरण है हरियाणा के मेवात इलाके का नूंह जिला, जहां सोमवार दोपहर से शुरू हुई हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में एक मस्जिद का इमाम भी। 100 से ज्यादा गाड़ियों को इस हिंसा के दौरान आग लगा दी गई, जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी। नूंह में कर्फ्यू की तनाव भरी शांति के बीच ये जली हुई गाड़ियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे सोमवार दोपहर से लेकर शाम तक यहां हिंसा और आगजनी का आलम रहा। सैकड़ों लोग एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 2 बजे लगभग 200 लोगों का एक जुलूस नूंह कस्बे के एडवर्ड चौक से आगे बढ़ा। इसके 10 मिनट बाद ही हिंसा शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही यह जुलूस मुख्य सड़क पर पहुंचा, इस पर एक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जुलूस शुरू होने में बिखर गया शुरुआत में, लेकिन फिर लोग इकट्ठा हुए और जवाबी हमले किए। पुलिस के मुताबिक और एक अधिकारी के मुताबिक हिंसा भड़कने के पीछे एक अफवाह यह थी कि बजरंग दल का सदस्य और गोरक्षा से जुड़ा शख्स मोनू मानेसर भी इस जुलूस का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि मोनू मानेसर 2 मुस्लिम व्यक्तियों जुनैद और नासिर, जिन्हें कथित तौर पर गोतस्कर बताया गया था, उनकी हत्या के मामले में आरोपी, बहुत महीनों से आरोपी। इन दोनों के जले हुए शव, अगर आपको याद हो, फरवरी के महीने में भिवानी जिले में मिले थे। मोनू मानेसर तब से अब तक फरार है, लेकिन रविवार से ही मोनू मानेसर से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। उधर ट्विटर पर भी कुछ पोस्ट चले जिसमें मोनू मानेसर को नूंह आने की चुनौती दी गई थी। मोनू मानेसर तो नहीं आया, लेकिन नफरत की आग वहां जरूर पहुंच गई। और यह सब हुआ देश की राजधानी के काफी करीब, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से नूंह जिले में दिल्ली के बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है और गुरुग्राम से महज 20 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए कितना करीब है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, राष्ट्रीय राजधानी से 60 किलोमीटर दूर बॉर्डर से, और गुरुग्राम से, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से 20 किलोमीटर दूर बस। हरियाणा के मेवात का यह इलाका हमेशा से ही सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील रहा है, जहां नफरत और अफवाह की जरा सी चिंगारी से आग में बदलते देर नहीं लगती। अगर पुलिस प्रशासन जरा भी लापरवाह हो तो हालात हाथ से बाहर निकल जाते हैं और उसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। सोमवार को नूंह में भी यही हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि पूरी हिंसा एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुई है। अब सवाल यह है कि हिंसा शुरू किसने की और उसका मकसद क्या था। कहीं इस पूरी हिंसा को किसी राजनीति के तहत अंजाम तो नहीं दिया गया। देखिए नूंह से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार को पूरा दिन और रात दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सोहना इलाके में आगजनी, गोलीबारी, तोड़फोड़ और हिंसा चलती रही। देर रात अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका।
अनुमान के मुताबिक नूह और मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को मिलाकर बलवाइयों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और लगभग 40 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। प्रशासन के मुताबिक अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये षड्यंत्र किसने और कैसे रचा। जय गौ माता, जय श्री राम में ये वीडियो है मोनू मानेसर का, जो उसने 30 और 31 जुलाई को जारी किया था। इस वीडियो में वो लोगों से भारी तादाद में शोभा यात्रा में आने और मेवात पर चढ़ाई करने जैसी भड़काऊ बातें कह रहा है। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। मोनू मानेसर भरतपुर के 2 युवकों जुनैद और नासिर की हत्या में वांछित है और फरवरी से फरार है। जुनैद और नासिर को मोनू और उसके साथियों ने अधमरा कर उनकी ही गाड़ी में जिंदा जला दिया था। सिर्फ मोनू ही नहीं, मोनू के कई साथियों ने इस यात्रा में लोगों को भड़काने के लिए भाषण दिए। फूल माला तैयार रखना। ये बयान फरीदाबाद के हिंदूवादी नेता बिट्टू बजरंगी का है, जिसने आग में घी डालने का काम किया। पता नहीं, पूछा नहीं। उनके भी जब आप वीडियो देखेंगे आपको सारी नूह के विधायक का कहना है कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के बयानों से लोग पहले ही गुस्से में थे और ये अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर यात्रा में आया है। वहीं से हिंसा शुरू हो गई। एक दिन पहले जो है ये बताया था कि आप इस बात के, ये हमें भी पता है इस बात का, लेकिन हम इस करेंगे। लेकिन हम समझते हैं अगर सही वक्त पे सही कदम उठाए जाते प्रशासन, तो इस तरीके की जो ये टकराव बना, जो ये यहाँ नूह में आके एक अफवाह और छोड़ दी गई या क्या है किसी चीज़ के लिए कि मोनू मानेसर यहाँ आ गया है, उससे ये स्थिति जो है ये जो उत्पन्न हुई उसमें हमें बड़ा समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की। हमने मोनू मानेसर को लेकर प्रशासन से भी सवाल पूछा तो प्रशासन ने भी माना कि मोनू मानेसर के बयान और उसके आने की अफवाह से हिंसा भड़की। सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिला पुलिस ने उसके हिसाब से तैयारियां भी कर रखी थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हिंसा हो सकती है। तैयारियां करी गई थी, नो डाउट कुछ कमियां रही हैं, उसी वजह से हिंसा हुई है और हम इसकी समीक्षा पीएचक्यू लेवल से और उच्च अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग करेंगे कोशिश की दोबारा इस टाइप की कहीं भी पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो पाए। ये यात्रा पहले निकल गई, मंदिर हो गई। मंदिर से जब होकर के आ रही थी तो यहाँ अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आया है और वहाँ से माहौल ख़राब हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई तो उधर से ही पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी कब आगजनी में गोलीबारी में बदल गई पता ही नहीं चला। थाना फूंक दिया गया, सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई। प्रशासन लाचार खड़ा होकर देखता रहा क्योंकि तैयारी ही नहीं थी प्रशासन की। प्रशासन के पास आकर के विधायक लोगों ने बोला कि आप यात्रा निकलने की इजाज़त ना दें। मोनू मानेसर के बयान से लोगों में नाराज़गी है, प्रशासन ने नहीं माना। ना पर्याप्त फोर्स थी, ना इंटेलिजेंस, और सब कुछ यहाँ होता रहा। प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। खुद 2 पुलिस वालों की मौत हुई है और उसके बाद जब पैरामिलिट्री फोर्सेज आईं तो इस पूरे इलाके को में शांति बहाल की गई है। सवाल यही उठता है कि मोनू मानेसर पहली बात तो गिरफ्तार होना चाहिए, आरोपी है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मोनू मानेसर और उसके गैंग के दूसरे लोग लगातार सांप्रदायिक बयान देते रहे, उनको रोका क्यों नहीं गया। उनके हैंडल्स डीएक्टिवेट या सस्पेंड क्यों नहीं कराए गए फेसबुक या ट्विटर से कह करके। नंबर 3, उनको पता था कि यात्रा निकल रही, अफवाह फैल सकती है, तो इलाके में कल जब यात्रा निकल रही थी तो इंटरनेट क्यों नहीं सस्पेंड किया गया। नंबर 4, यहाँ पर पुलिस फोर्स मौके पर तैनात पर्याप्त मात्रा में नहीं था। और विडंबना ये है कि भड़काने की बात करने वाला न मोनू मानेसर आया और न बिट्टू बजरंगी, और इनके आने की अफवाह ने 5 की जान ले ली और न जाने कितनों का नुकसान कर दिया। नूह से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहां पर एक बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि इस अफवाह के चलते बहुत सारे लोग, और दोनों समुदायों की तरफ से और खास तौर से एक समुदाय विशेष की तरफ से, इस अफवाह के चलते ये हिंसा हुई। तो ये लोग कौन हैं?
क्या यहां पर भी एक षड्यंत्र नहीं है? और क्या प्रशासन को यह पता करने की जरूरत नहीं है? कुछ सवाल प्रशासन से भी हैं जिस पर आएंगे, लेकिन क्या नू जला क्यों और नफरत और अफवाह ये दोनों जब साथ में आते हैं तो समुदाय के दोनों तरफ किस तरीके की साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत हिंसा भड़कती है, इस चीज की जांच क्या पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए? वो लोग कौन हैं जिन्होंने ये हिंसा भड़काई? इसका समर्थन किसी भी तरीके से कोई नहीं कर सकता। पर शुरुआत कहां से हुई इस अफवाह की, आपको सौरभ शुक्ला बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हिंसा में शामिल लोगों के पीछे कौन लोग होते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है। और आइए अब आपको वो सवाल दिखाएं एक एक करके। तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार से यह सवाल है, क्या यह हिंसा किसी सियासी साजिश के तहत नफरती प्रयोग थी? हम समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी समुदाय के तरफ से क्या यह सियासी साजिश का नफरती प्रयोग थी? नफरती प्रयोग होते हैं, हमने देखा है इससे पहले। दूसरा सवाल, क्या इस हिंसा में किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश हुई? तीसरा सवाल, जब मोनू मानेसर का नाम चल रहा था तो पुलिस प्रशासन पहले ही सतर्क क्यों नहीं हुई? अगर यह वीडियो है, सोशल मीडिया पर है, ये सारे वीडियो सामने दिख रहे थे, बयान आ रहे थे, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। इलाके में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं की गई? यह हिंसा नूह से गुरुग्राम तक आखिर फैलने क्यों दी गई? अभी भी हिंसा के बाद अब आज कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं जो कि गुरुग्राम में हो रही हैं, यहां तक कैसे फैल आई? यह विफलता नहीं है? और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल कि क्या इसे सरकार और इंटेलिजेंस की विफलता नहीं माना जाना चाहिए? नूह में आज की सुबह जब हुई तो रोशनी के साथ कल की काली तस्वीर भी सामने आनी शुरू हो गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला उन सभी जगहों पर गए जहां कल हिंसा और आगजनी का आलम था। इस वक्त सोहना में है, सोहना गुड़गांव में पड़ता है, और नूह में हुई हिंसा के बाद शाम को यहाँ पर भी ज़बरदस्त तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। आप देख सकते हैं कि सड़क की दोनों तरफ आपको जली हुई दुकानें नज़र आएंगी, टूटी हुई गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। जो फुटपाथ पे तमाम ठेले वगैरह थे सब जलाकर राख कर दिए गए और काफ़ी हुड़दंग रहा, कई घंटों तक हुड़दंग होता रहा। अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है शाम 5 बजे से यहाँ पर हुड़दंग शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हुई। अब यहाँ तो आप देखेंगे कि जो जितने रेडी पटरी वाले थे, रिक्शे वाले थे, ठेले वाले थे, वो जले नज़र आएंगे आपको। और यहाँ मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि कई दुकानें हैं, उन्हें जला दिया गया है। आप ये नज़र आएंगी आपको, ये दुकानें तोड़ फोड़ हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी यहाँ से सूचना आई है। अभी भी तमाम जो इलाके हैं सोहना के अंदर, वहाँ पर छुटपुट हिंसा होने की खबरें आ रही हैं। माहौल तनावपूर्ण है। इस इलाके में भी इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज यहाँ नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि स्थिति से कंट्रोल में, लेकिन अब भी सुबह का वक्त है, कई जगह से जो हिंसा है और आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हम इस वक्त एक सरकारी बस में, और सरकारी बस को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तोड़ दिया है दंगाइयों में। और सिर्फ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कल हिंसा शुरू हुई नूह में, जब वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इन दंगाइयों ने इस बस का इस्तेमाल किया थाने के अंदर घुसने के लिए। इस बस को कैप्चर किया, इस बस को कब्जे में लिया, और फिर कब्जे में लेने के बाद बाकायदे दंगाई इस बस में बैठे और बस में बैठ करके इस बस को लेके आ गए नूह के साइबर थाने में कि ये बस का इस्तेमाल करके ये दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़ करके ये अंदर पहुंच गए। हम अब दिखाते हैं किस तरीके से ये थाने में घुसे, बस को कब्जे में लिया, उसके बाद फिर इस बस को ला करके इन्होंने थाने की दीवार पर इस बस से ज़बरदस्त टक्कर मारी। और इस बस में बैठे सारे दंगाई बाकायदा, ताकि सब सुनियोजित तरीके से अंदर पहुंच जाएं। इस दीवार को तोड़ा, ये थाने की दीवार है, इसको इस बस से टक्कर मार के तोड़ा, और उसके बाद इस थाने के अंदर आ गए। और थाने के अंदर जितनी भी गाड़ियां थीं
उन सबको तोड़ दिया, उन सब के शीशे तोड़े, टायर तोड़े, कुछ गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको जला दी और जलाने के बाद इन्होंने कोशिश की कि जो अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं जिसमें कुछ डिटेल्स हैं क्रिमिनल्स की, उनको भी ये जला दें, क्योंकि साइबर थाना बहुत ज़रूरी है नूह में और इसका 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया गया था। और जितने भी आए थे ये दंगाई वो सब नकाब पोश थे, चेहरे ढके हुए थे और ये जब गए वापस तो जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी प्रशासन की, उन सभी गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है ये सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर थे। आपको चोट आई है? आपको भी? हाँ, चोट लगी थी मुलाजिम में। कई पुलिस कर्मियों को अंदर चोट आई पत्थरबाजी में, तो बता रहे हैं कि इनको भी चोट लगी है और जो पुलिसकर्मी भी घायल हैं और ये लगातार हवाई फायरिंग करते रहे ताकि ये दंगाई बाहर चले जाएं। हम इस वक्त नूह में हैं और ये नल्हड़ मंदिर है जो कि लगभग 6 घंटे तक यहाँ पर लगभग 2500 श्रद्धालु थे वो फंसे हुए थे और आसपास जो है जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पथराव और कुछ फायरिंग की भी बात सामने आई है और यहीं से कल देर रात लगभग 2500 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कराया गया है। आप देखिए यहाँ ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन है और यहीं पर जो शोभा यात्रा है, यहीं पर शोभा यात्रा निकाल करके यहीं पर जलाभिषेक के लिए जो लोग थे, श्रद्धालु थे, आ रहे थे और उसमें बजरंग दल के तमाम हिंदू संगठनों के लोग शामिल थे। और जब वो जो नूह मेन शहर है वहाँ जब उनकी शोभा यात्रा पहुँची, वहाँ पर पथराव शुरू हो गया, हल्ला हो गया कि यहाँ मोनू मानेसर आया है। और मोनू मानेसर आपको बताएं तो जुनैद नासिर हत्याकांड हुआ था फरवरी में, जिनकी जली हुई लाशें भिवानी से मिली थी, वो जुनैद नासिर हत्याकांड का एक आरोपी और फरार चल रहा था, बजरंग दल का संयोजक है। और उसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहा था कि जो यात्रा जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जाएगी, उसमें वो शामिल होगा। तो ये चर्चा हो गई कि मोनू मानेसर आया है और वहीं पर मोनू मानेसर है इस प्रोसेशन में, उसको लेकर के पथराव शुरू हो गया और ये पूरा जो मंदिर था ये आसपास पहाड़ी से घेर लिया गया। फायरिंग की भी खबरें आई और और यहाँ पर लगभग 2500 श्रद्धालु लगभग 5 से 6 घंटे फंसे रहे। सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि देर रात तक हिंसा की जो खबरें हैं वो आती रहीं। हम इस वक्त उस चौक पर खड़े हैं जहां पर कल पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियां, वो सब कुछ हुआ जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। ये नूह का वही चौक है जहां से कल हिंसा शुरू हुई। अब इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, पूरे नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मरने की पुष्टि है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें आगजनी, लूटपाट, हत्या, आर्सन, इन धाराओं में ये एफआईआर्स हैं और इसमें जो मुल्जिम हैं, जो बुक्ड हैं ज्ञात और अज्ञात में, वो 500 से भी ज़्यादा हैं और भी लोगों को चिन्हित करके पहचान करवा करके उन्हें बुक किया जा रहा है। ये तो थी प्रशासनिक बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यात्रा, शोभा यात्रा हर साल निकलती है, यहाँ से आती है और आगे नल्हड़ एक पांडवकालीन मंदिर है वहाँ पर जाती। हर साल शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन हिंसा क्यों नहीं होती? अगर आपको बताएं तो 2 दिन पहले इस यात्रा के एक वीडियो वायरल हुआ मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर लगातार फरार है और बीच बीच में आकर के भड़काऊ बातें वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। इस बार भी उसने कहा कि उस यात्रा में शामिल होगा और मेवात पर हम चढ़ाई करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। उसके बाद उसका जो वीडियो है उसमें ऐसे सैकड़ों हज़ारों रिप्लाईज आए जो कि काफ़ी प्रोवोकेटिव थे। उसका बयान नहीं, और भी लोगों ने इस पर रिप्लाई किए कि इस बार चढ़ाई करनी है और ये करना है, वो करना है, सांप्रदायिक बात। ये यात्रा पहले निकल गई, मंदिर हो गई, मंदिर से जब होकर के आ रही थी तो यहाँ अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आया है और वहाँ से माहौल ख़राब हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई तो उधर से ही पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी कब आगजनी में गोलीबारी में बदल गई पता ही नहीं चला। थाना फूंक दिया गया, सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई। प्रशासन लाचार खड़ा होकर देखता रहा क्योंकि तैयारी ही नहीं थी प्रशासन की। बस अफवाह फैलाकर मोनू मानेसर फरार है, न वो यहाँ आया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसके एक बयान ने माहौल ख़राब कर दिया। कई जाने गई, न जाने कितनों की दुकानें जली, कितनों की गाड़ियाँ। और ये वो आदमी है जो कि खुलेआम
वीडियो बना रहा है, कमेंट कर रहा है और हरियाणा की पुलिस अभी तक इसको पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि फरवरी से यह फरार है। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर हरियाणा राज्य परिवहन निगम के नू डिपो की। ये तस्वीरें देखिए, यहां कितनी छोटी बड़ी गाड़ियां हैं जो बुरी तरीके से जली हुई हैं। इन गाड़ियों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल क्या हालात रहे होंगे नू के कुछ इलाकों में। हिंसा पर उतारू भीड़ के सिर पर गुस्सा किस कदर हावी रहा होगा वो आपको इन तस्वीरों में दिखता है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये गाड़ियां यहीं जलाई गईं या जली हुई गाड़ियां अलग अलग जगहों से इस बस डिपो में ले करके लाई गई हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक के ऊपर एक रखी हुई हैं जली हुई गाड़ियां, ऐसा माना जा रहा है कि ये अलग अलग इलाकों में जहां गाड़ियां जली थीं वहां से इनको घसीट कर प्रशासन लेकर के आया है। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें खड़ी बसों की भी जले होने की इस फुटेज में दिखाई दे रही। नू की ये हिंसा गुरुग्राम में भी फैली। गुरुग्राम में धारा 144 लागू, यहां पर स्कूल बंद हैं। आज एक अजीब सा एक डर और दहशत का माहौल था, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन यहां के कुछ करीबी सेक्टर्स में जो कि नू से सटे हुए हैं, मानेसर से सटे हुए हैं, इन जगहों पर जो सोसाइटीज हैं, लोग हैरान हो गए जब उन्होंने अपनी बालकनियों से आगजनी होते हुए देखी। हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा ने गुरुग्राम में हिंसा की जगह का दौरा लिया। नू से शुरू हुआ हिंसा गुड़गांव में अभी भी फैल रहा है। ये कुछ दुकानें हैं मेरे पीछे, जो दुकानें हुआ करती थी पिछले 2 घंटे पहले तक ये दुकानें हुआ करती थी। 1 घंटे पहले यहाँ पर आग लगा दी गई है। एक झुंड आया करीब 100-200 लोगों का, जो हमारे जो लोकल्स यहाँ पर हैं वो हमें बता रहे हैं, और उन्होंने इन दुकानों में आग लगा दी। आप देख सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर जैसा दिख रहा है जिसमें आग लगा दी है, एक कैबिनेट है उसमें आग लगा दी है, और भी बहुत सारा सामान है। एक कुर्सी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। ये टीन के जो शेड्स थे इन दुकानों पे वो पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। ये दुकानें पूरी तरह से जला दी गई हैं। ये इलाका है गुड़गांव का बादशाहपुर इलाका। ये नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, दिल्ली से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर इस तरह का हिंसा हो रहा है, इस तरह से दुकानें जलाई दी जा रही हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, ये समझेंगे कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, जिन लोगों ने ये हिंसा देखा हो। और वो लोग हमें बता रहे हैं कि करीब 100-200 लोगों का मॉब आया था, एक झुंड आया था, जिन्होंने ये दुकानें जला दी। एक दुकान थी, एक नॉनवेज रेस्टोरेंट था, एक और कबाड़ी की दुकान थी, और लोकल्स हमें बता रहे हैं कि वो दोनों दुकानें यहाँ पर जला दी गई हैं। ये हिंसा नू में शुरू हुआ था, एक कम्युनल क्लैशेस वहाँ पर शुरू हुए थे बजरंग दल VHP के एक प्रोसेशन के दौरान, और उसके बाद हमने देखा है कि नू से ये हिंसा गुरुग्राम में भी फैला। पुलिस ने हमें कहा कि आज इतना हिंसा नहीं हो रहा है, आज कम हो गए हैं वायलेंस के इंसिडेंट्स, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि वायलेंस अभी भी हो रहा है, दुकानें अभी भी जलाई जा रही हैं। नू से आगे जाकर, नू से करीब 60-70 किलोमीटर गुड़गांव में ये हो रहा है। आप ये देख रहे हैं अभी भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अभी भी उनमें आग है। कुछ हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ बगल में जी। तो ये कब आग लगी, कब देखा? 1 घंटे पहले देखा मैं जी। कितने लोग करीब आए होंगे? करीब मैं बालकों को देखा जाते हुए, देखा नहीं आग लगाते हुए। जी। ये क्या दुकानें थी, किस चीज़ की? और जिनकी कबाड़ी की थी और एक होटल वाले। जिन लोगों की दुकानें थी वो कहाँ हैं? ये तो पता नहीं कहाँ गया, दुकान छोड़ के भाग गया लोग। हरियाणा पुलिस की एक वैन अभी यहाँ आ रही है, फायर ब्रिगेड भी यहाँ थी, अभी फायर कंट्रोल किया है, और अब आप देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की भी एक वैन आ रही है। जब हम यहाँ थे कुछ ही देर पहले, यहाँ पर एक मॉब भी था, हमारे पीछे कुछ लोग थे और वो स्लोगन्स चांट कर रहे थे, और जैसे ही आग लगी थी उसके कुछ ही देर बाद वो हमारे पीछे खड़े होकर स्लोगन्स चांट कर रहे थे। ये आपको दिखाता है कि मामला कितना चिंताजनक है। गुड़गांव में, हरियाणा के और कई हिस्सों में, और अभी भी हिंसा क्लियरली साफ तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। नू में हिंसा को देखते हुए राजस्थान की उससे लगती तहसीलों और नगरों, ये जो जितने इलाके हैं, यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इन इलाकों में कल शाम
6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, इस डर से कि जैसे नूह से बात आगे बढ़ी, गुरुग्राम में हिंसा हुई है, तो कहीं सटे हुए इलाकों में और जगहों पर हिंसा ना हो। ये इलाके सामाजिक आर्थिक तौर पर नूह जैसे ही हैं। इस बीच लगातार मोनू मानेसर का नाम इस मामले में उठ रहा है कि उसके आने की खबर से हिंसा भड़की। मोनू मानेसर का नाम इसी साल फरवरी में राजस्थान के 2 युवकों नासिर और जुनैद की हत्या में सामने आया था, जैसे कि हमने उसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी किया। इन दोनों युवकों को गौ तस्कर बताते हुए कथित गौरक्षकों ने नूह में मारा पीटा, फिर उन्हें फिरोजपुर झिरका थाने ले जाए, जहां पर उन्हें भगा दिया गया। बाद में नासिर और जुनैद के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में मिले। इस मामले में अभी तक राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ये रिपोर्ट फाइल कर रही है। देखिए, जो नासिर और जुनैद का जो पूरा जो उनके जिस तरह से हत्या हुई थी, उसमें हरियाणा में उनको ले जाकर पहले तो उनको बहुत बुरी कदर पीटा था। उसके बाद में फिरोजपुर झिरका में पुलिस स्टेशन में ये लोग लेके गए थे उनको। ये राजस्थान पुलिस की चार्जशीट में है और वहाँ पर जो फिरोजपुर झिरका की जो पुलिस थी, उन्होंने उनको वहाँ पर शरण नहीं दी, उनको वापस उन काओ विजिलांटेस के हवाले कर दिया, विजिलांटेस के हवाले कर दिया। और उसके बाद में उन्हें बोलेरो में ले जाके और वहाँ पर भिवानी में वो बोलेरो को छोड़ दिया और वो बोलेरो में आग लग गई थी, जहाँ पर दोनों की जो शव थे वो उस बोलेरो के अंदर थे। तो राजस्थान पुलिस की पूरी जो चार्जशीट है उसमें करीब 30 लोगों को उन्होंने इसमें आरोपी मांगना है, जिसमें से सिर्फ 3 को वो पकड़ पाए हैं। और खुद जो भरतपुर एसपी है मृदुल कछवाहा, उन्होंने बताया है कि मोनू मानेसर जो पूरा केस है, इसमें मोनू मानेसर की एक भूमिका जो है उसको पुलिस जरूर तफ्तीश करेगी। उसके खिलाफ चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखी गई है और एक बार नहीं कई बार राजस्थान पुलिस ने दबिश दी है, हरियाणा गए हैं, लेकिन हर बार मोनू मानेसर को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है और फिर वो फरार हो जाता है। इसलिए वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि वो काफ़ी एक्टिव है। तो जहां तक राजस्थान पुलिस का सवाल है, उन्होंने 8 लोगों की धरपकड़ के लिए भी इनाम घोषित किया है और अब पुलिस का मानना है कि वो इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी। जहां तक ये इस चार्जशीट का मसला है, फरवरी में ये हत्या हुई थी, मई में चार्जशीट दर्ज की गई है और अब तक इसका ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन नूह में जो घटना हुई है उसको सबको देखते हुए राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पे है और इस नूह से जो ज़िले जो तहसील नूह को अड़ते हैं, जैसे कामा है या फिर सिकरई है, इस तरह से जो 4 तहसील है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल इंटरनेट सेवाएं कल तक बंद रखेंगी, क्योंकि इस तरह का जो टेंशन है, जो एक तरह से जुनैद और नासिर की हत्या की वजह रही है एक तरह से, तो इस तरह का जो टेंशन है वो राजस्थान में नहीं आए, इसलिए भरतपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। अनुसंधान उस प्रकरण का भी चल रहा है, उसमें कुल 3 मुलजिम अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य आरोपी गणों के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। मोनू मानेसर नाम का जो व्यक्ति है निश्चित तौर पर जांच के दायरे में। पूर्व में कुछ इनाम जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया था और इस इनाम राशि को शीघ्र ही बढ़ाया जाए। आइए अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसका फॉलोअप या जिसको एक दिन बाद उसमें जांच कहां पहुंची है उसके बारे में बात करते हैं। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में कल एक आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल ने जो खूनी तांडव मचाया, खूनी तांडव, उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने मामले को उलझाने की कोशिश की है। और हम फिर से ये चीज बता दें, वो इतना संवेदनशील वीडियो है, इतना सेंसिटिव है कि हम उस वीडियो को आपको नहीं दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी के तहत ये फैसला लिया गया है, एनडीटीवी की एडिटोरियल टीम ने ये फैसला लिया है कि वो वीडियो नहीं दिखा सकते। आरोपी ने हत्या के बाद एक शव के पास खड़े होकर राजनीतिक भाषण दिया और मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। सिलसिलेवार समझते हैं कि इस घटना में पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ और किन 2 मुख्य बिंदुओं पर अब चर्चा हो रही है। क्या ये नफरत का मामला था?
या एक मानसिक बीमारी थी, क्योंकि इसी से जुड़े हुए सवाल हैं। अगर ये नफरत का मामला है तो ये नफरती प्रयोगों के परिणाम हैं, और अगर ये मानसिक बीमारी का कारण है तो फिर सवाल, जैसे परिवार का ये कहना है, तो सवाल उठते हैं रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप पर, सवाल उठते हैं केंद्रीय रेल मंत्रालय पर कि आपने एक आदमी जिसका परिवार ये कह रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और अपना इलाज करा रहा है, उसके हाथ में बंदूक थमाई है सुरक्षा के लिए। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर जांच बहुत जरूरी है। सुरक्षा में तैनात सिपाही ही हत्यारा बन जाए तो भरोसा किस पर हो। जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने 12 राउंड फायर किए। घटना के बाद आरोपी का एक कथित वीडियो वायरल है, जिसमें वो एक यात्री के शव के पास खड़े होकर कोच में मौजूद लोगों के सामने सियासी भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। एक यात्री के मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में आरोपी कांस्टेबल के मुंह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मीडिया कवरेज और राजनीति को लेकर कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। ऑडियो साफ नहीं, इस वीडियो की प्रामाणिकता जांची जाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने कमेटी बनाई है जो सारे तथ्यों की जांच करेगी। जो वीडियो की बात है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी और लोकेशन हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। आजकल ये मॉर्फ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हमारे पास तथ्य प्रस्तुत हो रहे हैं, हम हर एक तथ्य को बिल्कुल क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और पुलिस की टीम जो गठित की है, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी में डिटेल इंक्वायरी कर रही है। तो दोनों टीम और दोनों कमेटी की जो रिपोर्ट है कि उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात में यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही चेतन ने अपने साथी एएसआई टीकाराम के अलावा 3 यात्रियों अब्दुल कादिर भाई भानपुरवाला, अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन को गोली मार दी। चेतन के खिलाफ एफआईआर में दर्ज साथी जवान आरपीएफ कांस्टेबल घनश्याम आचार्य का बयान मायने रखता है। उन्होंने अपनी जुबानी खूनी खेल की पूरी कहानी बयां की है। रात 2:53 पर हमने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई की यात्रा शुरू की। एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की ड्यूटी एसी डब्बे में थी, जबकि मैं और हेड कांस्टेबल स्लीपर कोच में थे। जब मैं टीकाराम को रिपोर्ट सौंपने उनके डब्बे में गया तो उन्होंने बताया कि चेतन की तबीयत खराब हो गई है। चेतन कह रहा था कि उसे वलसाड स्टेशन उतार दिया जाए, जबकि एएसआई टीकाराम मीना ने उनको समझाया कि 2-3 घंटे की ड्यूटी बाकी है, ट्रेन में मुंबई तक आराम करे। लेकिन चेतन सिंह सुनने के मूड में नहीं थे। टीकाराम ने कहा, मैं चेतन की राइफल ले लूं और चेतन आराम करे। इसके बाद चेतन एक खाली सीट पर सो गया, लेकिन वो 10-15 मिनट में ही जाग गया। इसके बाद उसने राइफल मांगी तो मैंने देने से मना कर दिया। काफ़ी बार मांगने के बाद चेतन ने मेरा गला दबा दिया। इसके बाद वो मेरी राइफल ले गया। हालांकि बाद में मैंने उसे बताया कि ये मेरी राइफल है तो उसने राइफल बदल ली। राइफल कब्जे में लेने के बाद भी चेतन सिंह गुस्से में था। वहीं एएसआई टीकाराम मीणा उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी चेतन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हम दोनों की एक भी बात नहीं सुन रहा था। मैं पेंट्री कार में चला गया। लगभग 5:25 पर कांस्टेबल कुलदीप राठौर का फोन आया। उन्होंने बताया कि टीम के प्रभारी एएसआई टीकाराम मीणा पर गोली चलाई गई है। मैं B5 कोच की ओर दौड़ पड़ा। तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए। वे डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बताया मुझे कि मेरे साथ मौजूद एएसआई टीकाराम मीणा को मेरे साथी चेतन सिंह ने गोली मार दी थी। मैंने हवलदार नरेंद्र परमार को फोन पर घटना की सूचना दी। मैंने देखा कि चेतन सिंह ने अपनी राइफल ट्रेन की ओर तान रखी थी और वो बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छिप गया। इसके बाद चेतन ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके हाथ में राइफल थी। करीब 15 मिनट बाद जब ट्रेन दोबारा चली तो मैंने देखा कि यात्रियों के शव खून से लथपथ पड़े हैं। लगभग 6:20 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर रुकी और मैं उतर गया। वहां ट्रेन से टीकाराम मीणा और अन्य को उतारा गया, लेकिन तब तक साफ हो गया था कि उनकी जान जा चुकी है। कांस्टेबल चेतन सिंह की मानसिक स्थिति और हथियार रखने की इजाजत का प्रश्न कायम है। हत्याओं के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं। मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ, क्योंकि
आप जानते हो कि इस चीज़ में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले, उनके पास छानबीन करनी होगी, वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन, घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजंस है और घटना किस क्रम में हुई, इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने आएगा। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें बिल्कुल जो वेपन हैंडलिंग की बात है, उसके अलावा जो फिजिकल मेंटल स्टेट की बात है, इसके अलावा भी और भी जो इशूज इस इंसिडेंट से कंसर्न है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को 7 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इस बीच कई सवाल कायम हैं। आरोपी चेतन सिंह बीते 12 सालों से अधिक समय से सेवा में कायम है। वो गुस्सैल है, मानसिक रूप से अस्थिर है, तो आखिर लोडेड वेपन के साथ चलती ट्रेन में ऑन ड्यूटी क्यों था? उसके कथित वायरल वीडियो में दिए गए सियासी भाषण के पीछे के मकसद को किस तरह से जांचा परखा जाएगा, इसके मायने क्या हो सकते हैं? और अगर कोई सुरक्षाकर्मी इस तरह की हिंसात्मक सोच रखता है तो आगे इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे? जांच कमेटी ऐसे कई सवालों का सामना कर रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, कई बार हमने इस देश में ऐसी चीजें देखी हैं कि मरे हुए लोगों, जो रिकॉर्ड में मर चुके हैं लेकिन वैसे जिंदा हैं, उनकी कहानी, उन पर फिल्में बन गई हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 6.77 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना ITR दाखिल किया। आयकर विभाग का दावा है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल में भी एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यह रिकॉर्ड ये है कि एक आदमी को मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक नोटिस गया है। यानी कि इनकम टैक्स का नोटिस जीने के साथ भी और जीने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उषा सोनी बैतूल के पाथाखेड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर थीं। 26 जुलाई को उनके परिवार को इनकम टैक्स से नोटिस मिला है। कहा गया है उन्हें 7,55,69,030 रुपए का टैक्स भरना है। परिवार पहले हैरान हुआ, अब परेशान है, क्योंकि उषा सोनी ने लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर 2013 में ही, यानी 10 साल पहले, दम तोड़ दिया था। 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु ये असेसमेंट 2017-18 का दिखाया जा रहा है और हमसे हमारी माता के ऊपर 7,55,69,028 रुपये का देयक दिखाया गया, जो कि सही नहीं है। हमने पहले तो हमारे थाना क्षेत्र बैतूल बाजार में इसकी शिकायत दर्ज कराई। हमें इसका पता तभी पड़ा जब हमने आयकर विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में पढ़ा कि सोर्स TCS के सेक्शन के तहत डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सोर्स कंपनी जो है वो नेचुरल कास्टिंग नाम की है। अब नेचुरल उतना डिटेल भी उसी दस्तावेज से प्राप्त हुआ, हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। नितिन सरिये की दुकान पर काम करके बमुश्किल 5 से 7 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। इन्हें भी इनकम टैक्स ने 1.25 करोड़ रुपए के डिमांड का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग से पता लगा कि तमिलनाडु के कुट्रालम में उनके नाम का खाता है, जिसमें बड़ा लेन देन हुआ, इसलिए उन्हें 1,25,84,800 रुपए का टैक्स चुकाना है। मुझे आयकर विभाग द्वारा ये नोटिस आया और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझ पे 1,25,00,000 करीब का टैक्स है। फिर मैंने सोचा कि ये टैक्स इतना कहाँ से निकल आया। फिर मुझे पता चला कि फिर मैं जाके मिला इनकम टैक्स वहाँ से, तो मुझे उनसे जानकारी मिली कि कुट्टलम शहर है कोई तमिलनाडु, वहाँ मेरा कोई अवैध रूप से अकाउंट चला रहा है, खाता चला रहा है। ना कि मैं आज तक के वहाँ गया हूँ और ना मुझे पता है, बट वहाँ से मेरे को पता चला कि उसका लेन देन 2014-2015 से स्टार्ट है। बैतूल जिले में ऐसे 1-2 नहीं 44 लोगों को नोटिस मिलने की बात सामने आ रही है, जिनसे 1 से 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरने को कहा गया है। फिलहाल 2 मामले पुलिस तक पहुंचे हैं। 2 व्यक्तियों द्वारा शिकायत पुलिस में दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोई इस तरह का व्यापार या कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, फिर भी उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने उसके साथ गलत उन्होंने जो है इनकम टैक्स रिपोर्ट किया है। हमने शिकायत प्राप्त किया है और इस संबंध में जो है विस्तृत जांच
किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और जो विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के बाद ही इसमें कुछ कह पाना संभव होगा। अमूमन ऐसे मामलों में पीड़ित ही परेशान होता है। अब दोनों परिवारों को आयकर दफ्तर आना होगा, वास्तविक सबूतों के साथ अपील करना होगा। पहली प्रक्रिया में ही वक्त और कम से कम हजारों रुपए खर्च होना तय है। स्थानीय आयकर दफ्तर के बाद इन परिवारों के पास विकल्प है कमिश्नर इनकम टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन ज़रा सोचिए, पैसा, वक्त और मानसिक तनाव। साधारण बोलचाल में इसी स्थिति को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पोड़ा बार आना। लेकिन इस हालात में तो खाया पिया किसी और ने और ग्लास लेकर भी चला गया, पैसे इनसे मांगे जा रहे हैं। बैतूल से अपने सहयोगी अकील और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।